गेहूं को यही कहा जाता है। जीके सूद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर सूद, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अगर देखें तो तेजी है गेहूं में, भारतीय बाजारों में पिछले एक साल में भी यहां पर बढ़त ही देखने को मिली है। आपकी क्या सेंस है, किस तरह की इन्फ्लेशन है गेहूं में, उसे कैसे देखना चाहिए? नमस्कार मनीषा जी। गेहूं में एक साल में 25% प्राइस की बढ़त हुई है हम्म। और वो इफेक्ट कर रही है बेकरी इंडस्ट्री, मिलर्स और वो लोग जो सेफ्टी नेट के दायरे से बाहर हैं। हम्म। उनमें से बहुत से लोग डिजर्विंग भी हैं, क्योंकि सेफ्टी नेट तो 2011 की सेंसस के हिसाब से बना हुआ है हम्म। और पिछले 12-13 साल में और लोग जुड़ गए। हम्म। तो ये तेजी इसलिए आई, बेसिकली हम सोच रहे थे कि स्टेबल होगा, क्योंकि सरकार ने अपना स्टॉक 4-4.5 मिलियन टन बढ़ा लिया है, विच इज हम्म। 4% ऑफ द क्रॉप। 7.5 से 12 मिलियन टन हम देख रहे हैं एक साल से एक साल तक। हम्म। तो अ, ये ना किया होता तो मेरे विचार में जो प्रोडक्शन थी वो डिमांड से मैच कर रही थी। ओके। डिमांड सरकार ने कम कर दी है। 6 मिलियन टन गेहूं की बजाय चावल इशू किया है जो एंटाइटल्ड लोग हैं उनके लिए, हम्म। पीएमजीकेवाई में। हम्म। वो ठीक है, उसमें कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। तो अम, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गेहूं एक्चुअली काफी फेयर और रीजनेबल प्राइस पर है। हमारा जो अम, अम, इस टाइम पर हमारी जो सीआईएफ प्राइस, जिन मार्केट से हम गेहूं लेते हैं, जैसे ब्लैक सी और रशिया, वो $270-75 में पहुंच सकता है। और ओके। ऑस्ट्रेलिया, जो कि ब्लेंडिंग में काम आता है, वो हम्म। जरूर ऊपर है, 300-350 $। तो ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट ब्लैक सी वगैरह से ही होती है। हम्म। तो अगले साल की फसल गेहूं की अगर बात की जाए हम्म। तो अभी तक उसकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी है। पिछले ओके। साल से 7-8 मिलियन टन, 10 मिलियन तक ज्यादा दिख रही है। हम्म। पर ये समय इस वक्त है, जनवरी के एंड में, जब ग्रेन फिलिंग स्टार्ट होती है, ग्रेन फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, कहीं कहीं फिलिंग स्टार्ट, बहुत बड़ा देश है। हम्म। तो इनमें टेम्परेचर्स ठीक रहनी चाहिए। हम्म। अगर वो ठीक रही तो 115 मिलियन टन तक की हार्वेस्ट हो सकती है, और उसके सामने डिमांड 107। तो जो टाइटनेस ओपन मार्केट में है, पाइपलाइन में और गवर्नमेंट में, दोनों ही हम्म। ठीक भरी जा सकती है। पर ओके। अगर ये कहीं वेदर वेदर खराब हो गई हम्म। ऑन द अदर एक्सट्रीम, मतलब बीच में माइल्डली भी खराब हो सकती है, जी। तो 10 मिलियन टन तक कम हो सकती है। जो तो आप कह रहे हैं कि 105 से 115 की क्रॉप एज ऑफ नाउ हम देख रहे हैं। हाँ जी, मिस्टर सूद, जो आपने ये 25% का इजाफा गेहूं में बताया, ये भारतीय बाजारों में है और किस लेवल पर है? भारतीय बाजारों पर है। अगर ईयर ऑन ईयर देखें, सेम हम्म। टाइम से लास्ट ईयर से, तो लेवल इस वक्त आमतौर पर मार्केट्स में 3250 रुपये क्विंटल के करीब है। हम्म। और इसमें क्या है कि जो लोग नॉन एंटाइटल्ड हैं, वो सारा मार्केट पर डिपेंड करते हैं। जी। गेहूं में लगभग 40-45% फार्मर अपने पास रखता है, हम्म। रीसोइंग के लिए और सेल्फ कंजम्पशन के लिए। जी। 25 मिलियन टन जैसे लास्ट ईयर प्रोक्योर हो गया, हम्म। 26 मिलियन टन। तो ये समझिए कि 50 के करीब गया। हम्म। बाकी 50 मार्केट में है, हम्म। और उस 50 पर हमारी फ्लोर मिलिंग की कैपेसिटी भी 50 है। जी। 4 मिलियन सरकार ने एक्स्ट्रा रख लिया अपने पास, हम्म। वापस नहीं बेचा। हम्म। तो उसकी वजह से टाइटनेस है, और फ्लोर मिलर्स को माल नहीं मिल रहा। हम्म। बेकरी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस लगातार बढ़ रही हैं, हम्म। और जो लोग बिल्कुल ही अदरवाइज पीएमजीकेवाई में इंटाइटल्ड होते, अगर कहीं सेंसस दोबारा हो गई होती टाइम पर, हम्म। वो लोग हार्डशिप में होने में इस वक्त हैं, क्योंकि हम्म। उनको इसी मार्केट पर डिपेंड करना है जो कि। तो मेरा मानना यह है कि 4-4.5 मिलियन अगर सरकार अपना स्टॉक नहीं बढ़ाती जी। तो इतना डिस्ट्रेस नहीं होना था मार्केट में।
जी। इतनी तेजी हम भावों में ऑलरेडी देख चुके हैं मिस्टर सूद। अब यहाँ से आपको क्या सेंस लगती है? जैसे आपने कहा, ऑफ कोर्स मच यहाँ पर फसल के ऊपर डिपेंड करेगा, सरकार की नीतियाँ अब हमारे सामने हैं ही, लेकिन क्या प्राइसेस यहाँ पर रुकेंगे? क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेप आता हुआ देखेंगे आप? OMSS क्या यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है? और क्या बजट से कोई एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर? एक्चुअली अगले साल अगले महीने वेदर पर डिपेंड करता है मार्केट का सेंटिमेंट। अगर वेदर यही रही तो मार्केट स्टेबल रहेंगी, जितना बढ़ना था बढ़ चुकी हैं। और अगर वेदर में कोई एडवर्स इवेंट आ गया तो और बढ़ोतरी हो सकती है। और फिर भी भारत के सरकार के पास काफी बफर स्टॉक है इस वक्त। जैसे मैंने कहा, 4-4.5 मिलियन टन गेहूं अपने बफर से ऊपर है, तो वो रिलीज भी कर सकते हैं उस टाइम पर। इनके हाथ में है। और सो आइदर वे, अगर सरकार रिलीज कर दे और वेदर इवेंट एडवर्स हो गया तो भी स्टेबिलिटी आ सकती है। और अगर सरकार ना रिलीज करे तो प्राइसेस में काफी स्कोप है बढ़ने का। और आपने बजट का पूछा जी। इसमें एक बहुत बड़ी चीज जो कमेंट्स हम देखने को आ रहे हैं फार्मर वेलफेयर की तरफ, कि फार्मर को 6,000 की बजाय 12,000 कर दीजिए, वो जो सम्मान योजना है, जी। और MSP बढ़ा दीजिए। तो मेरा कहना यह है कि फार्मर का वेलफेयर जो है वो उसकी प्रोडक्टिविटी में है। जहां हमारा इतना बड़ा प्रोडक्टिविटी गैप है, गेहूं और गन्ने को छोड़कर बाकी क्रॉप्स में हमारा हर चीज में प्रोडक्टिविटी गैप है, और वो बहुत सब्सटेंशियल है। उसकी तरफ ध्यान होगा एग्रीकल्चर रिसर्च में, जिसकी तरफ पिछले साल तो सरकार का ध्यान बहुत कम था, जी। क्योंकि जो बजट एलोकेशन थी डेयर डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जी। उसकी एलोकेशन अगर इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर दी जाए तो 2023 से कम थी। जी। तो ये हमारी सीरियसनेस है एग्रीकल्चर रिसर्च की तरफ। सिमिलरली फर्टिलाइजर में DBT पर बात तो हुई है, पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। अगर DBT हो तो फार्मर के पास वो धनराशि मिल जाएगी और अपनी मर्जी से जो फर्टिलाइजर वहां चाहिए वही लगाएगा। अभी ये रैशनल यूज है फर्टिलाइजर का। और फर्टिलाइजर सब्सिडी मैं नहीं कहता कम कीजिए, वो रहने दीजिए। और बाकी यह है कि और जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, जितना अमाउंट उसमें दिखता है बजट में, आधा तो उसमें से समान योजना में जा रहा है। तो एक्चुअली वो एग्रीकल्चरल इनपुट्स में नहीं जा रहा, वेलफेयर में जा रहा है। तो दैट इज वो एक किस्म की स्मोक स्क्रीन टाइप है। एब्सोल्युटली। तो फार्मर वेलफेयर प्रोडक्टिविटी के तौर पर बढ़ाना चाहिए, फर्टिलाइजर DBT, और जो एलोकेशंस हैं वो कितनी यहाँ पर एक्चुअल ऑन ग्राउंड पहुँचती हैं, वो एक 3 चीज़ें हैं यहाँ पर वॉच करने के लिए। मिस्टर सूद, ऑलवेज अ प्लेजर। आप आते हैं और हमसे बताते हैं, और एक मास्टर क्लास की तरह ये होता है जो हमें यहाँ पर आपसे सीखने को मिलता है। तो बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए समय निकालने के लिए।